मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार पुण्य हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातियों के अंदर चौथी सबसे बड़ी जनजाति सहरिया जनजाति। ये सहरिया जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, क्या क्या इनकी सामाजिक व्यवस्था है, आय का क्या स्रोत है और इसके अलावा इनकी परंपराओं का डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यानी हमारा उद्देश्य बीए पार्ट फर्स्ट से ही कंपटीशन की तैयारी करवाना है। तो यह वीडियो न केवल बीए पार्ट सेकंड के अंदर तो लगती है जनजातियां, बीए पार्ट थर्ड में भी लगती है, बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी यदि वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो काफी सहायकपूर्ण रहने वाला है। तो चलो हम देखते हैं सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति की हम बात करते हैं तो राज्य की चौथी बड़ी जनजाति है। यानी एक नंबर पर हमने देखा था मेड़ा, दो नंबर पर आ जाता है भील और तीन नंबर पर आ जाता है ग्रासिया। और राजस्थान की जो कुल जनजाति यानी जनजाति जनसंख्या का मात्र 1% जनसंख्या है वो सहरिया जनजाति की पाई जाती है। और ये सहरिया जनजाति कहाँ राजस्थान के अंदर पाई जाती है तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान के मैप के अंदर देखें तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है जिसको हाड़ौती का पठारी भाग है, और उस हाड़ौती के पठारी भाग में एक जिला आ जाता है, यानी कौन सा, बारां जिला। और बारां जिले के अंदर भी दो पर्टिकुलर तहसीलें आ जाती है, किशनगंज और शाहाबाद। तो यहाँ यानी राज्य की 99% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। हालांकि इसके साथ लगता हुआ कोटा के अंदर भी कुछ यानी सहरिया पाई जाती है, लेकिन अधिकांश सहरिया जनजाति किशनगढ़ और शाहाबाद वो भी बारां जिले के अंदर, बारां में भी संपूर्ण नहीं, ये तो आ जाता है यानी शाहाबाद और ये किशनगढ़, इन दो तहसीलों के अंदर ये है सहरिया जनजाति है वो पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि सहरिया जनजाति यानी जो सहरिया शब्द है ये बेसिकली हम बात करते हैं फारसी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या हो गया, जंगल। यानी ऐसी जनजाति जो दुर्गम पहाड़ी और जंगलों के अंदर रहती है वो सहरिया जनजाति के रूप में जानी जाती है, जो अपनी एक अलग सांस्कृतिक परंपराएं रीति रिवाज मुख्य रूप से क्या है इनके पाए जाते हैं, जिन पर भी हम डिस्कस करेंगे। वहीं कर्नल टोड की बात करते हैं। कर्नल टोड सहरिया जनजाति के बारे में क्या कहता है कि यह भीलों की एक शाखा है। क्या है, सहरिया और भीलों के बारे में कर्नल टोड ने कहा कि ये इनको वन पुत्र की संज्ञा मुख्य रूप से क्या है दी थी। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो सहरिया जनजाति फारसी भाषा का शब्द यानी सहरिया शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है शहर, शहर से बनी है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। यानी जंगलों में आदिम तरीके से निवास करने वाली जनजाति है वो सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति भारत संदर्भ में देखें तो मुख्य रूप से क्या है, यानी इधर जो दक्षिण का पठारी भाग है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है सहरिया जनजाति है वो पाई जाती है। क्योंकि अपने राजस्थान के संदर्भ में सहरिया जनजाति का अध्ययन करेंगे तो सहरिया जनजाति के बारे में हम बात करते हैं, निवास क्षेत्र के बारे में कर लिया कि सहरिया जनजाति बारां जिले के किशनगढ़ और शाहाबाद दो तहसीलों के अंदर अधिकांश सहरिया जनजाति है वो प्रमुख रूप से क्या है निवास करती है।
अब हम बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, यानी सामाजिक व्यवस्था। जब सामाजिक व्यवस्था की बात आती है तो इसके अंदर भी यानी मुख्य रूप से संयुक्त प्रथा है, लेकिन विवाह के बाद क्या है उसको यानी नवविवाहित जोड़ा है उसको अलग कर दिया जाता है। और इसमें पिता मुख्य रूप से क्या है समाज का प्रमुख होता है। और इस जो सहेलिया जनजाति है इसमें लिंगानुपात अधिक पाया जाता है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक पाई जाती है। ये यानी हम इनसे सीख सकते हैं कि इसमें यानी मुख्य रूप से क्या है सामाजिक संतुलन का सूचक भी है। और इसी कारण इनमें मुख्य रूप से एक प्रथा पाई जाती है बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा इसके अंदर सहेलिया जनजाति के अंदर पाई जाती है। और मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो इसमें नात्रा प्रथा पाया जाता है। और नात्रा प्रथा क्या है, बेसिकली नात्रा प्रथा की बात करते हैं कि सहेलिया जनजाति में यदि कोई विवाहित स्त्री अपनी इच्छा से किसी अन्य पुरुष से नाता करती है, परंतु विवाहित जो स्त्री है दूसरे से नाता करेगी तो वो पहले यानी जो नया पति है वो पुरुष पति को मुख्य रूप से क्या है उसके लिए यानी कुछ राशि है वो देता है। और ये प्रथा बेसिकली नात्रा प्रथा के रूप में जानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इनकी सामाजिक व्यवस्था में यानी बेसिकली संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। और विवाह और मुख्य रूप से त्योहार में मुख्य रूप से बड़े रंगचाव से यानी बनाते हैं। उसके अंदर यानी इसका एक मुख्य यानी आहार होता है मीठी लापसी, और चूरमा और बाटी का प्रयोग है वो विवाह के पकवान के रूप में ये जनजाति करती है। और इस यानी जनजाति की प्रमुख विशेषता ये है कि ये भीख नहीं मांगते। तो भीख मांगना ये मुख्य रूप से क्या है पाप समझते हैं। और इन जाति की एक सबसे बड़ी विशेषता है जो आधुनिक मुख्य रूप से में यानी मनुष्यों में देखने को नहीं मिलती है, आधुनिक समाज में नहीं देखने को मिलती है, यानी लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं। शुभ माना जाता है, अपने क्या है लड़की को शुभ माना जाता है, यहाँ लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं। और यहाँ यदि हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रूप से क्या है देखें तो इनकी प्रमुख देवता और देवियां कौन कौन सी है, कौन कौन से ये त्योहार बनाते हैं। तो प्रमुख त्योहार एवं देवी देवता उनकी जब बात आती है तो चूंकि हिंदू संस्कृति से ये निकले हैं और हिंदुओं की मुख्य रूप से क्या है जो दुर्गम वन क्षेत्रों में चले गए जो अपने आदिम तरीके से है, तो हिंदू परंपराएं मुख्य रूप से क्या ये बनाते आ रहे हैं। और इनके अंदर हिंदू परंपराओं के अंदर यदि हम बात करते हैं तो ये जैसे अपने बनाते हैं मकर संक्रांति है, दीपावली है, दशहरा है। और मुख्य रूप से ये त्योहार ये जनजाति भी प्रमुख रूप से क्या है मानती है। और इनका यदि हम प्रमुख देवता की बात करते हैं तो तेजाजी, तेजाजी जो इनका प्रमुख देवता है। और कुल देवता की बात करते हैं तो देवता एक कुल देवता, जब कुल देवता की बात आती है तो ये मुख्य रूप से वाल्मीकि को प्रमुख कुल देवता के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा यानी कुल देवी की बात जब आती है तो उसमें कोडिया जो कोडिया माता है
इसकी प्रमुख रूप से क्या है, कुल देवी के रूप में बनाया जाता है। और चूंकि इनमें भी क्या है, यदि हम बात करते हैं तो इनमें यानी प्रमुख रूप से देखें तो धर्म के प्रति इनकी आस्था है और जादू मंत्र और देवी देवताओं में मुख्य रूप से क्या है, विश्वास करते हैं। तभी यानी प्रमुख देवता तेजाजी, कुल देवता वाल्मीकि, कुल देवी कोड़िया माता प्रमुख रूप से क्या है, बनाते हैं। इसके अलावा महिला में गोदने और गुदवाने की प्रथा यानी टैटू छपवाने की प्रथा इन सहरिया जनजाति की महिलाओं में है, लेकिन पुरुषों पर यह पूर्णतः प्रतिबंध है, वो प्रमुख रूप से क्या है, बनाया जाता है। और चूंकि ये इनके यदि हम बात करते हैं तो मेलों की, तो सीताबाड़ी का जो मेला है, सीताबाड़ी मेला है जो 12 में लगता है, वो शहरियों का कुंभ के रूप में जाना जाता है। यानी वहां प्रमुख रूप से क्या अस्थियों का विसर्जन भी प्रमुख रूप से इसके अंदर करते हैं। इसके अलावा उसको पवित्र मानते हैं और वहां यानी वैवाहिक संबंध है वहां प्रमुख रूप से क्या है, बनते हैं। तो इस प्रकार सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला है। ये प्रश्न पूछा भी जा गया है कि सीताबाड़ी मेला है वो कब भरता है, तो ये भरता है बैसाख पूर्णिमा को, यानी सीताबाड़ी मेले का आयोजन है वो सहरिया जनजाति के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं, ये तो इनकी आजादी प्रमुख रूप से क्या है, सामाजिक व्यवस्था, और सामाजिक व्यवस्था के अंदर इसके अंदर यानी कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में यानी प्रमुख रूप से क्या है, पूछा जाता है। जैसे इनका जो घर होता है, यानी सहरिया जनजाति घर को कहते हैं टापरी, किस नाम से जाना जाता है, यानी टापरी के रूप में मुख्य रूप से क्या है, जाना जाता है। और इनकी जो छोटी बस्ती होती है जिसमें 6-7 से लेकर 10 तक यानी घर होते हैं, उसको कहा जाता है सहराना। किस नाम से जाना जाता है, घर को कहा जाता है यानी टापरी। इसके अलावा छोटी बस्ती को क्या कहा जाता है, सहराना कहा जाता है। और इनका जो गांव होता है, सहरिया जनजाति का जो गांव है उसको शहरों के रूप में जाना जाता है। और ये पूछा भी गया पटवारी एग्जाम के अंदर कि सहरिया जनजाति के गांव को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो शहरों, छोटी जो बस्ती होती है सहराना, और घर को मुख्य रूप से क्या है, टापरी के रूप में जाना जाता है। और जो मुख्य रूप से क्या है, जो घर है इनकी बेसिकली कई बार मचान पर यानी वनों के अंदर ही रहते हैं और लकड़ी के मचान बनाते हैं, उसको टोपा के रूप में। टोपा क्या होता है, मचान जो बेसिकली किसका बना होता है, लकड़ी का होता है। पेड़ों के ऊपर मुख्य रूप से झोपड़ी नुमा मुख्य रूप से ये बनाते हैं, या लकड़ी के ऊपर यानी ये मचान बनाते हैं, जिसको टोपा या गोपना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोपना। तो गोपना या टोपा मचान युक्त जो लकड़ी का मकान होता है, जिसको ये महल के रूप में भी प्रमुख रूप से क्या है, सामान रखते हैं। इसके अलावा यानी कुशीला, कुशीला क्या है, यानी जो अनाज रखने की जो कोठी होती थी, यानी अनाज या सामान रखने की जो कोठी होती थी, उसको बेसिकली ये कुशीला के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इसका यानी कृषि उपकारक देवता की बात करते हैं, तो तेजाजी इसका कृषि उपकारक देवता के रूप में मुख्य रूप से पूछते हैं। इसके अलावा यानी इनके यानी ये तो जाते प्रमुख टर्म्स। इसके अलावा इसमें धारी संस्कार भी पाया जाता है, तो इनका एक विशेष बार वे दिन मुख्य रूप से क्या है, धारी संस्कार के रूप में यानी ये बनाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इनके वस्त्र,
सहरिया जनजाति कौन कौन से वस्त्र पहनती है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस अपने यानी कर लेते हैं। तो सहरिया जनजाति चूंकि एक आदिम जनजाति है और प्रमुख रूप से यदि हम बात करते हैं पुरुष प्रमुख रूप से जो वस्त्र होता है धोती, जो क्या है घुटने तक होती है, घुटने तक जो धोती होती है उसको पैंछा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंछा के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। इसके अलावा यानी एक कमीज होती है या अंग रखी होती है और इस अंगरखी को ये शलुका के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शलुका के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा एक पुरुष पहनते साफा, और साफा को ये क्या है प्रमुख रूप से खपटा कहते हैं। क्या कहते हैं? खपटा के नाम से जाना जाता है, जो सिर पर बांधने के काम में आता है। तो ये तो पहनते हैं पुरुष। फिर बात करते हैं महिलाओं की। तो महिला देखिए तो प्रमुख रूप से क्या है घाघरा पहनती है और इसके साथ लंबी बाह की कमीज। तो महिलाएं घाघरा लंबी घाघरी का कमीज पहनती है। इसके अलावा एक विशेष वस्त्र पहना जाता है रेजा। तो रेजा क्या हुआ है? तो रेजा प्रमुख रूप से विवाहित महिलाओं का एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है। विशेष प्रकार का वस्त्र होता है। और ये प्रश्न पूछा रेजा क्या है? तो प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति में विवाहित महिलाओं का एक प्रकार का वस्त्र है जो रेजा के रूप में जाना जाता है। तो ये तो आ जाता है महिलाओं के वस्त्रों की बात आ जाती है। फिर हम बात करते हैं इनकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, यानी आर्थिक क्रियाएं। तो सहरिया जनजाति चूंकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और यहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो उस क्षेत्रों के अंदर यानी ये आदिम तरीके से जो शाखांतरित कृषि है उसके अंदर यानी शाखांतरित कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि करते हैं। इसके अलावा शिकार का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा वनोत्पाद, संग्रह, वनों यानी वनों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के गोंद, रबड़, लाख और जैसे यानी कुछ सब्जियां उनका संग्रह का कार्य भी यानी ये सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति राजस्थान की पिछड़ी हुई जनजातियों में से मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि हम देखते हैं इनके पास जमीन है वो कम है, क्योंकि उबड़ खाबड़ धरातल में वहां छोटे छोटे खेत होते हैं इनके। और यहाँ 45% सहरिया तो करते हैं कृषि, और कृषि भी इसमें यानी बहुत छोटे खेत होते हैं, 2 से 4 बीघा जमीन, उसमें भी शाखांतरित तरीके से आदिम। हालांकि वर्तमान में यानी इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कई सिंचाई योजनाओं के माध्यम से इसमें कृषि के प्रारूप में परिवर्तन आया है। और वही बात करते हैं 35% सहरिया है वो करते हैं मजदूरी। तो इनके पास जमीन बहुत ही कम होती है। और
ये प्रमुख रूप से क्या है, शहरिया अन्य किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं लगभग, यानी कुछ शहरिया, कुछ मुख्य रूप से क्या शिकार करने का, वनोत्पाद संग्रह का भी कार्य करते हैं। और चूंकि शहरिया जनजाति की संपत्ति की यदि हम बात करते हैं तो बहुत, यानी या तो मकान होता है या छोटा खेत या कुछ कपड़े और हथियार इनकी संपत्ति होती है, तो आदिम तरीके से रहती है, यानी मुख्य जो समाज है उससे यानी ये पिछड़ी हुई है। इसलिए यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें यानी कई कार्य योजनाएं इस पर चलाती है। और फिर बात करते हैं कि ये बोते क्या है, तो प्रमुख रूप से ये यानी शहरिया जनजाति गेहूं, जौ और मक्का, यानी ये फसलें प्रमुख रूप से यानी बोते हैं। और ज्वार है, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार। ज्वार इस ग्रासिया जनजाति का प्रमुख भोजन है। इसके अलावा पशुओं का मांस, दूध और चमड़े का उपयोग भी खाद्यान्न के रूप में करते हैं, लेकिन गोमांस इसमें क्या होता है, वर्जित होता है। तो इस प्रकार जो शहरिया जनजाति है शिकार, वनोत्पाद यानी संग्रहण, स्थानांतरित कृषि प्रमुख रूप से करती है। आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई जनजाति है शहरिया जनजाति। तो शहरिया जनजाति के अंदर देखें तो केंद्र सरकार ने शहरिया जनजाति को यानी एक बात करते हैं तो एक आदिम जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। कितना? आदिम जनजाति। और यह भारत की एक मात्र जनजाति है जिसको आदिम जनजाति का दर्जा भारत सरकार ने दे रखा है। और इसी कारण क्या है, यानी चूंकि पिछड़ी हुई है और इस जाति के लिए यानी विकास के लिए 1977-78 के अंदर 1977-78 के अंदर क्या है, शहरिया जनजाति के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शहरिया क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी केंद्र सरकार द्वारा शहरिया क्षेत्र के लिए राजस्थान के शहरिया क्षेत्र के लिए यानी विशेष कार्यक्रम शुरू किया, शहरिया क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और ये क्वेश्चन RS के अंदर पूछा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा यानी शहरिया क्षेत्र के राजस्थान के शहरिया क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 1977-78। और इसके अंदर क्या है, शहरिया जनजाति के अंदर यानी विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे वो सिंचाई की हो, कृषि सुधार के लिए हो, सामाजिक स्थिति के सुधार करने के लिए, यानी 1977-78 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के शहरिया क्षेत्र के लिए यानी विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई। इसके अलावा चूंकि ये पीछे यानी सुर्खियों में भी रही थी कि शहरिया जनजाति के अंदर यानी भूखमरी और गरीबी की वजह से कई शहरिया जनजातियों के बच्चों में कुपोषणता की शिकायत आई थी, तो उसके लिए भी राज्य सरकार ने भी इसके लिए शहरिया जनजाति के लिए विशेष प्रकार के कार्य योजनाएं मुख्य रूप से क्या है चलाई है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं तो शहरिया जनजाति है राजस्थान की यानी चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, जो राजस्थान की कुल जनजाति का 1% है। और कर्नल टोड ने भीलों की एक शाखा बताया है। वही अन्य की बात करते हैं तो शहरिया शहर जो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जंगल या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जनजाति, और भारत सरकार ने इसको आदिम जनजाति का यानी दर्जा दिया गया है। चूंकि उस क्षेत्र के अंदर देखते हैं तो इसके कुछ गोत्र भी पाए जाते हैं। और जब गोत्र की बात आती है तो इसके अंदर चौहान और डोडिया ये प्रमुख गोत्र पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर यानी चौहानों का शासन, डोडिया राजपूतों का शासन था और उनके साथ उनके संबंध
बनने के कारण वो अपने आप को यानी डोडिया और चौहान इनके प्रमुख गोत्र हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हमने आज राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में अध्ययन किया और सहरिया जनजाति के बारे में उसके सांस्कृतिक स्थिति क्या है, उनके आर्थिक आय का स्रोत क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, और इनके अंदर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी परंपराएं हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इसके अंदर चूंकि हालांकि वर्तमान में देखें तो आजकल सहरिया लोग शहरों में चौकीदारी करने लगे हैं, बैंड बजाना या मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के खानों के अंदर भी ये लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे इनमें भी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और इसके लिए यानी कई कार्य योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।